नमस्कार दोस्तों, ऑल स्टूडेंट्स। सो उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, कोशिश होंगे। आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज जो हम लोग लर्निंग करने वाले हैं, ये सिर्फ अर्थशास्त्र तक ही सीमित नहीं है। ये कहीं ना कहीं आपके गणित से उठाया हुआ है, तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं। जो आज के दिन का थॉट रहेगा वो है, अनुभव से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता और किताबों से बड़ा कोई दोस्त नहीं होता। तो इसी थॉट को साथ लेके चलते हुए चलिए देखते हैं आज हम लोग कुछ नया और सीखते हैं कुछ अलग। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहूँगा, जो कि मैं हर लेक्चर में कहता हूँ। आप क्योंकि वीडियो से स्टडी कर रहे हैं, अगर आप वीडियो से स्टडी कर रहे हैं तो आपको ये 3 काम करने पड़ेंगे। वो कौन से 3 काम है, चलिए देखते हैं। ध्यान से देखना है, उतनी ही ध्यान से सुनना है, सुनने के बाद दिमाग में प्रोसेस करना है, यानी इमेजिनेशन करना है, और इमेजिनेशन करने के बाद अप्लाई करना है। तो यही है जो मेन तरीका है वीडियो से स्टडी करने का। तो बढ़ते अपने कॉन्सेप्ट की तरफ और सीखते हैं आज कुछ नया। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ स्टूडेंट्स, आपने एकदम सही पढ़ा। डायग्राम्स डायग्राम्स बहुत ज़रूरी हैं अर्थशास्त्र विषय के अंदर, क्योंकि जब आप किताबों को पलटा के देखेंगे, आप पढ़िए मत, केवल किताबों को ऊपर से नीचे तक पलटा के देखिए, तो पूरी किताब आपकी डायग्राम से भरी होगी। डायग्राम्स कैसे होंगे? ज़्यादातर ग्राफ्स आप लोग देख रहे होंगे। ग्राफ्स आपने पढ़ा भी, अगर आपको याद नहीं होगा, अपने 10th में, 9th में और छोटी क्लासेस से आप लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। पर जब अर्थशास्त्र के अंदर इसका इस्तेमाल होता है तो कई चीज़ों को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। कई बार गलतियां क्या होती हैं, क्योंकि हम लोग ग्राफ, देखिए, समझ का दायरा हर किसी का अलग अलग है। कोई किसी तरीके से समझ जाता है, कोई इसको नहीं समझ पाता है। जो नहीं समझ पाता है उसके लिए ये चीज़ बहुत मुश्किल और जटिल हो जाती है। अब समस्या क्या आती है, अगर आपने इसको समझा नहीं तो जब कॉन्सेप्ट पे ये चीज़ लागू होगा तब आपको समझ में नहीं आएगा। मैं फिर कहता हूँ, देखिए होता क्या है कि जो डायग्राम्स होते हैं उसको एक्सप्लेनेशन दिया होता है किताबों में। बच्चे क्या करते हैं, उस एक्सप्लेनेशन को बार बार पढ़ते हैं, कोशिश करते हैं उसको याद कर लेने की, उसको उसको रट लेने की। लेकिन मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो कॉन्सेप्ट ये कहता है, आपको ये इतने अच्छे से समझ में आ जाए कि आपको किसी किताब को देखने की ज़रूरत ना पड़े। आप खुद में इतने काबिल हो जाओ कि आप अपना चार्ट भी खुद बनाओ, उसका एक्सप्लेनेशन भी खुद दो, उससे कॉन्सेप्ट भी खुद उसको एक्सप्लेन करो, तब जाके बात बनती है और तब आता है मज़ा इस विषय को पढ़ने का। तो देखते हैं क्या चीज़ें होती हैं। देखिए, एक डायग्राम सबसे ज़्यादा यूज होता है ये। अगर आप लोग देखते होंगे, ज़्यादातर इकोनॉमिक्स के अंदर 90% इस चीज़ का इस्तेमाल होता ही होता है। चाहे आप डिमांड पढ़ें, चाहे आप सप्लाई पढ़ें, चाहे लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ें, चाहे आप कोई आगे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, कंज्यूमर बिहेवियर है, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग बातें हैं, और सब में एक बात कॉमन है कि उसमें इस्तेमाल इस चीज़ का होना ही होना है। लिख के ले लीजिए। अब ये आया कहाँ से, जो सबसे बड़ा सवाल हमारे मन में आता है कि ये विषय के अंदर आया कहाँ से। देखिए, आप सबने छोटी कक्षाओं में एक कॉपी खरीदी भी होगी, आपने बनाए भी होंगे। कुछ इस तरह का डायग्राम हम लोग मैथमेटिक्स में बनाते हैं बच्चों। यहाँ पॉजिटिव होता है, फिर यहाँ नेगेटिव हो जाता है, यहाँ पॉजिटिव हो जाता है, यहाँ नेगेटिव, कुछ इस तरीके का डायग्राम हम लोग यूज करते हैं। ये डायग्राम ही बेसिकली इसी डायग्राम से आया है। पर ये देखिए, ये जो डायग्राम है, आप नेगेटिव को हटा दीजिए, इसको नेगेटिव से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ये पॉजिटिव पार्ट लेके चलता है, और यही सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। अब इसको समझने का तरीका देखिए, ये है क्या चीज। जब भी दो किसी अलग अलग वस्तु के प्रोडक्शन या किसी दो अलग अलग चीज़ों के कोई भी आंकड़ा अगर आपको कंपेयर करना है उन दोनों को आपस में, तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इसको चित्रण विधि कहते हैं। अगर किताबों में आप पढ़ेंगे
तो आपको एक शब्द मिलेगा चित्रण विधि, प्रस्तुतिकरण। और ये जो शब्द है ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। देखिए इकोनॉमिक्स के अंदर अगर आपको नंबर गेन करने हैं तो आपके अंदर ये चीज रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना बहुत जरूरी है। क्योंकि क्वेश्चन चाहे वो 4 नंबर में पूछ रहा हो, चाहे वो आपसे 6 में पूछ ले, या अगर आप किसी बड़े लेवल पे एग्जाम दे रहे हो तो 8 नंबर में भी पूछ ले, इसका इस्तेमाल जहां आप कर देंगे वहां आप एक बात मान के चलिए +2 मेरी तरफ से आपका पक्का है। यानी अगर आपके मान लीजिए 6 नंबर के क्वेश्चन है, आपने लिख दिया है, ठीक है, आपको पता है कि आपको पूरे मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। चित्रण विधि यानी प्रेजेंटेशन आपको बहुत अच्छा करना ही पड़ेगा। उसके लिए आपको ग्राफ दिखाना ही पड़ेगा। ग्राफ से क्या होता है कि हम कोई भी टीचर, कोई भी एग्जामिनर, कोई भी चेकर बड़े आसानी से समझ पाता है कि आपको वो कॉन्सेप्ट कितना समझ में आया। अब ये बनेगा कैसे, इसी के ऊपर आते हैं। इसी के ऊपर बेसिकली हमें देखना है। देखिए मैंने क्या कहा, 2 वस्तुओं के आंकड़ों को कंपेयर करते हैं। अब कंपेयर जब करते हैं बच्चों, तो हम लोग एक चीज को हमेशा कॉमन मान के चलते हैं, बेस मान के चलते हैं, कांस्टेंट मान के चलते हैं, रिजिड, एक वर्ड होता है रिजिड, मान के चलते हैं। तो ये क्या चीज होता है जो आपका इस एक्स के ऊपर शो करता है, ये हमेशा रिजिड होता है, ये बेस होता है। बेस वो चीज होती है जिसके ऊपर इम्पैक्ट को, असर को हम लोग देखते हैं दूसरे वस्तु से, और जिस वस्तु से उस पे असर पड़ता है उसको हम हमेशा इस पे शो करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो एक्स चीज है, जो एक्स रेखा पे हम उसी चीज को हमेशा दिखाने की कोशिश करेंगे जिस पे पड़ने वाले असर को हम दिखा रहे हैं, और जिसके कारण से असर पड़ रहा है वो कारण या वो प्रोडक्ट या वो चीज हमेशा y या OY पे दिखाएंगे। अब सवाल उठता है ऐसा हम क्यों करते हैं। देखिए अगर आप मैथमेटिक्स के हिसाब से देखेंगे तो ये कोई लॉजिक नहीं है कि आप इसी पे कांस्टेंट रखिए, इस पे मत रखिए, कहीं भी रख सकते हैं आप। लेकिन कुछ अर्थशास्त्री, कुछ मैथमेटिशियंस का मानना है कि अगर ऐसा आप करेंगे, यानी अगर आप कांस्टेंट चीज इस पे रख देंगे और इस पे रख लेंगे, तो आपको एक्सप्लेन करने में, उसको समझने में दिक्कत होगी। जिस परेशानी का हल उन्होंने ये कह के निकाला कि हमेशा कांस्टेंट वस्तु एक्स पे रखा जाए और जिससे असर पड़ेगा उसको वाई पे रखा जाए। अब मेरा सवाल है कि क्या चीज कांस्टेंट है। मान लीजिए एक एग्जांपल लेके समझते हैं इसको। मान लीजिए ये जमीन है, अपना पुराना एग्जांपल है, हम लोग कोरिलेट कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आपको आसानी से बच्चों समझ में आएगा और आप देखेंगे। देखिए जादू देखिएगा। मान लीजिए एक किसान है, उसके पास जमीन कांस्टेंट है, वो खेती करता है, वो 50 किलो गेहूं, आपको याद होगा एग्जांपल हुआ था जिसमें हमने मार्जिनल के टाइम में जो बनाया था, तो आपको याद ही होगा, वही उसी चीज को ही है एक तरह से, लेकिन आप समझिए इसको। मान लीजिए इस पे गेहूं का उत्पादन करता था वो, तो गेहूं का उत्पादन वो करता था, यानी गेहूं के उत्पादन पे जो असर पड़ा होगा किस चीज का, चावल का, क्योंकि उसने चावल नया बनाना शुरू किया। पहले से चावल नहीं था, जो चीज पहले से थी, जो पहले से चली आ रही थी, जो कांस्टेंट थी, उसको बेस माना। मतलब चावल के प्रोडक्शन का असर हमेशा गेहूं के प्रोडक्शन पे कैसे पड़ा, हम ये देखते हैं। तो जो कमोडिटी एक्स होगी, कमोडिटी एक्स वो वस्तु होगी जिसकी मात्रा पे असर पड़ेगा कमोडिटी वाई के कारण, यानी y के कारण x पे असर पड़ेगा, x के कारण y पे असर नहीं पड़ेगा। अब आगे देखते हैं। देखिए
रेखाएं अलग अलग होती हैं। अगर हम लोग आगे देखेंगे पॉजिटिव कर्व, नेगेटिव कर्व, ओरिजिन के कॉन्वेक्स, ओरिजिन के कॉन्केव, तो ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग आगे देखते जाएंगे। जैसे जैसे थ्योरीज आगे बढ़ेंगी, प्रिंसिपल्स पे जाएंगे हम लोग, तो देखेंगे ये कैसे इम्पैक्ट करती है, कैसे ये असर डालती है हमारे नॉलेज पे। मगर जब भी कहीं अगर आपको ग्राफ अगर आप कहीं पे भी बुक में देख रहे हैं तो आप एक बात समझ सकते हैं, इस पे असर पड़ रहा है इसके कारण। बस ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। आप अपना खुद का भी डायग्राम बना सकते हैं। अब इसको न्यूमेरिकल डाटा में होता है। देखिए ग्राफ में क्या होता है, अगर आपको याद हो तो इस पे हम लोग नंबर लिखते थे 1 2 3 4 1 2 3। अब क्या होता है, या तो इसके कारण ये चीज बढ़ रही होगी या तो इसके कारण ये चीज घट रही होगी। अगर ये बढ़ रही होगी, मान लीजिए 1 था, 1 से 1 हो गया, अगर ये 2 से 2 हो गया, 3 से 3 हो गया, 4 यहाँ पे हम लोग 4 ले लेते हैं, 4 से 4 हो गया, तो रेखा कुछ ऐसी बन जाएगी। ठीक है, इसको जब एक्सप्लेन करने जाएंगे, जब हम लोग इसके बारे में लिखने चालू करेंगे, जब हम लोग पढ़ते, जो चीज अभी तक आपने किताबों में पढ़ी थी वो आपको खोलने की जरूरत नहीं है। अब आपने देखा, ठीक है, अब आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि y 1 बढ़ा तो ये 1 था, जब y 2 बढ़ा तो x 2 बढ़ गया, जब y 3 बढ़ा तो ये 3 बढ़ गया, जब ये 4 बढ़ा तो ये 4 बढ़ गया। ऐसे करते करते बिंदु बन गए। बिंदु आप ऐसे शो कर दे A B C D, फिर लिख दें कि एक हमने रेखा की थी, इन बिंदुओं को खींचते हुए जो कुछ इस प्रकार प्रदर्शित हुई, और आप अपने कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर दें। बहुत आसान है, बहुत आसान है, कर सकते हैं आप अगर आपने प्रैक्टिस की। आपको अगर आपने सोच के देखी आप कितना आसान है अपनी बातों को आंकड़ों में प्रस्तुत करना। इससे अच्छा क्या होगा, किसी भी चीज को कंपेयर करने के लिए अगर फिगर का इस्तेमाल करना हो तो ये फिगर सबसे बेस्ट है। आप आराम से करिए, किसी भी चीज में कहीं पे भी आप कुछ भी आप बैठ के एक्सप्लेन कोशिश करिए, उसको फिगर बनाने की, कोई आंकड़ा निकालिए, कुछ प्रस्तुत करिए और उसका एक्सप्लेनेशन खुद से लिखिए। देखिए कुछ तो मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी बच्चों, कुछ हासिल करने के लिए। सब कुछ अगर समझ में आएगा तब भी प्रैक्टिस करना जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि लास्ट टाइम पे, एग्जाम टाइम पे क्या होता है, प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिलेगा। आपने समझ लिया, ओके, आप एक्सप्लेन कर लोगे, ओके, पर शायद एक्सप्लेन करते करते आप ये रियलाइज करोगे कि आप उतना अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो इस चीज को दूर करने के लिए प्रैक्टिस होगी, और प्रैक्टिस क्या बिल्ड करेगी, यस, आपका कॉन्फिडेंस। और जब ये कॉन्फिडेंस होगा ना तो तारे की चमक उस सेंटर एग्जामिनेशन पे अलग से दिखेगी। वो चेहरा अलग दिख रहा होगा उन 100,000 करोड़ों बच्चों में जिसके अंदर ये बन जाएगा। बस साथ में इतना करते ही, छोटी छोटी चीजें मैं आपको कहता हूँ ये आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, एक आपको एक उदाहरण देता हूँ कि आप अपने रियल लाइफ में कैसे कंपेयर कर सकते हैं। किसी भी सामान को ले लीजिए, आलू टमाटर प्याज, कोई ना सामान तो आप खरीदते होंगे। सोचिए अगर ये 1 रुपए में मिलेगा तो मैं कितना लूंगा, 2 में बढ़ेगा तो मैं कितना लूंगा, 3 में होगा तो मैं कितना लूंगा, 4 में होगा तो मैं कितना लूंगा, और फिर एक पॉइंट बनाइए और अपने हिसाब से उसको शो कर लीजिए, आपको अपने आप आंसर मिलेगा। दूसरा क्या कहते हैं, दूसरा आप ऐसे कर लीजिए कि 2 अलग अलग सामान ले लीजिए, एक को बढ़ाइए एक को घटाइए। जब एक बढ़ रहा है एक घट रहा है तो उसके बीच के जो डिजिट आ रही है उसको देख के उसको रिप्रेजेंट करिए, और रिप्रेजेंट करके खुद के पॉइंट बनाइए, खुद का डायग्राम बनाइए और खुद से एक्सप्लेन करना सीखिए। अब डायग्राम का बेसिक आपने सीखा, ठीक है। ये 2 प्रोडक्ट को भी कंपेयर कर सकते हैं, या ये 2 कोई भी चीज हो सकती है। जैसे मैंने आपको कहा कि पैसों का क्वांटिटी से, यस हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। मैंने क्या कहा, 2 चीजों को कंपेयर कर रहे हैं, चीजों को कंपेयर कर रहे हैं बच्चों। मेरी पॉइंट को 2 चीज हो सकती है, वो चीज कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज का आंकड़ा हो सकता है जो आपस में रिलेट होना चाहिए। रिलेट होना बहुत जरूरी है। अब ऐसा नहीं एक आसमान एक पाताल और आपने लगा दिया उसका ग्राफ बनाने में, कभी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि उसका कोई रिलेशन नहीं होगा। जिस चीज का रिलेशन होता है, जो चीजें आपस में या तो जुड़ती हैं या एक दूसरे को प्रभावित करती हैं, उन्हीं चीजों को हम ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
जो चीजें, जो बातें, जो भी वस्तु जिनका आपस में कोई लेना देना ना हो, उनको कभी भी ग्राफ में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। ये एकदम लिखित बात है। हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आप अपना एग्जाम्पल बनाएं या अपनी निजी जिंदगी में किसी डायग्राम को बनाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या देखना जरूरी है बच्चों? सबसे पहले जरूरी देखना ये है कि जो दो सामान या जो दो आंकड़े आप ग्राफ में दिखाने जा रहे हैं वो या तो एक दूसरे को कहीं ना कहीं से प्रभावित करें या एक दूसरे से उनका कोई लेना देना हो। ऐसा ना हो कि जो बहुत ही दूर की वस्तुएं हो और जिसको आप जोड़े उसका ग्राफ आप नहीं बना पाएंगे। ये सिद्धांत है। तो कोशिश करिए कुछ बनाने की, कुछ सीखने की। और देखिए, घबराइए मत, चैप्टर नया है लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। आज मैंने ग्राफ पे क्यों बातें की आपसे या ये चीजें मैं आपसे क्यों डिस्कस की, क्योंकि आज से जो हमारी स्टडी स्टार्ट होने वाली है वो कहीं ना कहीं 70% इन्हीं ग्राफ्स के ऊपर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अलग अलग टॉपिक्स पे, अलग अलग थ्योरीज पे। तो मैं आपसे उम्मीद रखूंगा कि आपने अपनी तरफ से थोड़ा बहुत होमवर्क किया होगा, थोड़ा सा आपने समझ लिया होगा, ताकि एक्सप्लेन करते समय जो मैं बता रहा हूँ उसको आप और बढ़िया कर पाए। देखिए, जो हम कर सकते हैं वो तो अमूमन है, पर जो आप कर सकते हैं वो करिश्मा है। और करिश्मे की उम्मीद तो हर आदमी करता है। तो मैं भी आपसे उम्मीद करता हूँ आप कुछ करिश्मा करके दिखाएंगे। तो इसके एक्सप्लेनेशंस करने की कोशिश करिए, किताबों में मत पढ़िएगा। सबसे बड़ी बात यही होती है कि हम लोग किताबों में फिर घुस जाते हैं, आंकड़ों को फिर देखने लगते हैं। तो वो नहीं करना है हमें खुद का एक्सप्लेनेशन बनाना है। हमें खुद लिखना है कि ऐसे ऐसे असर पड़ा, ऐसे ऐसे बिंदु आए, ऐसे ऐसे जोड़े, ऐसे रेखा प्रदर्शित हुई। ये आपको खुद से करना है। जब आप खुद से 2, 3, 4 बना लेंगे फिर आपको खुद ही आ जाएगा इसको समझना और इसको समझाना। और एक बार आ गया तो फिर कहीं नहीं जा रहा। फिर तो आप कॉन्सेप्ट पढ़िए बस, उसके बाद एक्सप्लेनेशन तो आपको बड़े आराम से हो जाएगा। बहुत आसान है ये। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे चलते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।